हेलो। अभी जो हमको सीखना है वो है फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। मैं लिख रहा हूं फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ये हमको सीखना है। कौन कौन से फैक्टर एडजॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं मैं एक बार लिख देता हूं। दिस इज नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, सरफेस एरिया, fourth one is temperature, and fifth one is pressure. ये हमको पढ़ना है। इनको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको ब्रीफ देना चाहूंगा कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट क्या होते हैं। अगर हमारे पास कोई सरफेस है, ये जो लाइन मैंने खींची है इसको आप समझेंगे कि एक सरफेस है। इस ग्रीन बोर्ड को उखाड़ के और इसको मैं ऐसे कर दूं, इस तरह से हॉरिजॉन्टली इसको रख दूं, इसके ऊपर जो सरफेस है उसको मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि ये सरफेस है। हर इस ग्रीन बोर्ड के जो सरफेस हैं, इस सरफेसेस पे पार्टिकल्स होंगे, कोई ना कोई मॉलिक्यूल होगा जो सरफेस पे पाया जाएगा। हम इनको बोलेंगे सरफेस मॉलिक्यूल्स। इनको बोलेंगे क्या? सरफेस मॉलिक्यूल्स। हर एक सरफेस पे जो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं उनको हम सरफेस मॉलिक्यूल बोलेंगे। और इस सरफेस मॉलिक्यूल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सरफेस मॉलिक्यूल, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल पाए जाते हैं वो आगे पीछे अपने चारों तरफ, यहाँ पे देखेंगे तो इस सरफेस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो ये अपने बगल वाले से घिरा हुआ है, इससे घिरा हुआ है, इससे घिरा हुआ है, इससे घिरा हुआ है, इससे घिरा हुआ है, इनसे ये घिरा हुआ है। लेकिन ऊपर की तरफ कोई भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल्स अपने बगल वाले को अट्रैक्ट करेगा और बगल वाला इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा और सेम कहानी हर जगह ऐसे ही पाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सरफेस मॉलिक्यूल है ये इसके ऊपर कोई पार्टिकल ना पाए जाने की वजह से, इसके ऊपर कोई पार्टिकल की ना पाए जाने की वजह से यहाँ पे जो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो अनबैलेंस्ड होता है। और दुनिया के हर एक सरफेस मॉलिक्यूल के पास ये अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। इसी अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही जब कोई, इसी अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही जब कोई मॉलिक्यूल, चाहे धूल का मॉलिक्यूल हो चाहे चाक के पार्टिकल्स हो, जब इसके सरफेस पे आते हैं, जब इसके सरफेस पे आते हैं, जब इसके सरफेस पे आते हैं तो इस मॉलिक्यूल्स का अपना एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, इसका अपना होता है, इसका अपना होता है। और इस सरफेस मॉलिक्यूल्स का एक अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और जब ये दोनों पार्टिकल्स आपस में आ जाते हैं और आपस में इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं तो एक फिनोमेना होती है, उसी फिनोमेना को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। तो मैंने बताने की कोशिश करी है कि एडजॉर्प्शन जो होता है इट्स ए काइंड ऑफ सरफेस फिनोमेना। ये एक सरफेस फिनोमेना होता है। और अगर मैं आपको बहुत आसान शब्दों में कहना चाहूं तो एडजॉर्प्शन का मतलब होता है चिपकना। और चिपकता तो कोई भी चीज सरफेस पे ही है। ये तो बात आपको समझ में आ रही होगी। तो दुनिया के हर एक सरफेस मॉलिक्यूल के पास कुछ इस तरह का अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा जिसका पॉपुलर नाम रेसिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। और इसी रेसिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये अपने सरफेस पे आने वाले हर एक तरह के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर सकता है और उनको अपने सरफेस पे चिपकाए रख सकता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात यह है कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे हैं, जिनको हम सरफेस मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, इसी सरफेस मॉलिक्यूल को हम एडजॉर्बेंट बोलते हैं।
एडजॉर्बेंट बोलेंगे, एडजॉर्बेंट बोलेंगे। और ये जो धूल के पार्टिकल है या चॉक के पार्टिकल जिनको आप कह रहे हैं कि मैं चॉक को लिख रहा हूं और ये ग्रीन बोर्ड पे चिपक जा रहा है, तो ये जो चॉक के पार्टिकल्स हैं, इन चॉक के पार्टिकल्स को हम बोलेंगे एडजॉर्बेट। क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेट। तो एक कहानी होती है जिसका नाम है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन को शुद्ध हिंदी में कहें तो एडजॉर्प्शन का सिंपल मतलब होता है चिपकना। इतने से ही आपको अगर समझदार हो तो आपको सारी बात समझ में आ जाती है कि चिपकता कब है। एक चिपकाने वाला होता है और दूसरा चिपकने वाला होता है। चिपकने वाले को हम एडजॉर्बेट बोलते हैं और चिपकाने वाले को हम एडजॉर्बेंट बोलते हैं। जो चिपकाने वाला होता है वो इमोबाइल होता है, वो मूवमेंट नहीं करता है, वो एक जगह पे फिक्स होता है और हमेशा उसके पास एक अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रेसिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। और हम आपसे बोले तो एडजॉर्प्शन का मेन कारण ही क्या है? सरफेस मॉलिक्यूल के ऊपर जो रेसिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, या यूं कहें सरफेस मॉलिक्यूल के पास जो रेसिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द फिनोमेना ऑफ एडजॉर्प्शन। चलो भाई, इतना समझ में आ गया। हमको ये नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। एक बार हमने एडजॉर्प्शन का फिर से ओवरव्यू ले लिया ताकि आपको ये बातें समझ में आए। तो अगर आप एडजॉर्प्शन के फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। यहां पे एडजॉर्बेट कौन है आपको समझ में आ रहा होगा। एडजॉर्बेट की बात करें तो धूल, डस्ट के पार्टिकल्स हैं, चाक के पार्टिकल्स हैं जो ग्रीन बोर्ड के सरफेस पे जाके चिपक जा रहे हैं, तो ये पार्टिकल्स होते हैं। अब ये एडजॉर्बेट जो होता है वो एडजॉर्प्शन को कैसे प्रभावित करेगा? तो बहुत प्यारी सी बात है, ध्यान से समझिएगा। एडजॉर्बेट जो होते हैं वो खुद एक मॉलिक्यूल्स होते हैं, खुद एक मॉलिक्यूल होते हैं। मॉलिक्यूल के पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। मैं ऐसी क्लास में बताता हूं, ये वर्चुअल क्लास है लेकिन रियल क्लास जब होती है तो उसमें मैं आपसे हाथ मिलाता हूं और हाथ मिलाने के बाद मैं आपसे ऐसे कुछ कहता हूं कि देखो भाई, अगर हमारे हथेली का सरफेस एरिया बड़ा है और आपकी भी हथेली का सरफेस एरिया बड़ा है, तो अगर हम हाथ मिलाएंगे तो उसमें क्या होगा? स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बॉन्डिंग ज्यादा होगी। लेकिन अगर कोई बच्चा हाथ मिला रहा है जिसके हाथ का पाम का सरफेस एरिया कम है, तो वहां पे क्या होगा? अगर सरफेस एरिया कम है तो होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। छोटी सी बात है, आपको समझ में आनी चाहिए। तो सरफेस एरिया अगर बड़ा होगा, मॉलिक्यूल अगर बड़े होंगे, तो जाहिर सी बात है उनके बीच इंटरेक्शन भी क्या होगा? उनके बीच का इंटरेक्शन भी अच्छा खासा होगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल छोटे छोटे हुए तो उनके बीच का इंटरेक्शन जो होगा वो क्या होगा? वो कम होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है और सरफेस एरिया डायरेक्टली किसी मॉलिक्यूल का निकालना तकरीबन इम्पॉसिबल होता है। मुझे ये वर्ड नहीं कहना चाहिए लेकिन यूं समझ लीजिए मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो उसको हमने क्या किया है? उसको आसान करने के लिए, उसको पॉसिबल करने के लिए उसको कोरिलेट हमने कर दिया है मॉलिक्यूलर वेट के साथ। किसके साथ? मॉलिक्यूलर वेट के साथ हमने कोरिलेट कर दिया है, मॉलिक्यूलर वेट के साथ। अगर किसी का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है मतलब ऑब्वियसली उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा है, और अगर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है तो बट ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ज्यादा है, उसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा, और साइज बड़ा होगा तो ऑब्वियसली सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो कोरिलेट करने के लिए हम कहते हैं कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसके मॉलिक्यूल्स का सरफेस एरिया ज्यादा होगा और वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा अच्छे से लगा पाएगा। अगर ये बात आपको समझ में आई तो मैं आपको यूं ऐसी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप मुझे बताइए कि CO2 मॉलिक्यूल जो होगा उसका एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा या O2 मॉलिक्यूल का एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा? अगर हम देखें तो CO2 मॉलिक्यूल और O2 मॉलिक्यूल दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मतलब आप इसका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर है, इसका डाइपोल मोमेंट इधर है, नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0। ये नॉन पोलर है। अगर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो इसके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डिस्पर्सन फोर्स होगा। अगर डिस्पर्सन फोर्स होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का आइडिया आपको लग गया कि भाई इसके पास डिस्पर्सन फोर्स है। और यहां भी देखेंगे आप तो ऑक्सीजन एटम के बीच में 2 बॉन्ड है और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। ये भी अगर आप देखेंगे तो डाइपोल मोमेंट 0 है और ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और अगर ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा तो बट ऑब्वियस सी बात है इसके पास भी क्या पाया जाएगा? डिस्पर्सन फोर्स ही पाया जाएगा। अगर इसके पास भी डिस्पर्सन फोर्स पाया जा रहा है
तो ऑब्वियसली जो है ये दोनों के दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जिसके पास डिस्पर्सन फोर्स पाया जा रहा है। तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया को डायरेक्टली तो हम फाइंड आउट कर नहीं सकते, सरफेस एरिया को किससे फाइंड आउट करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट से। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हम देखें तो 44 होता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट 32 होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, O2 का कंपैरेटिवली कम होगा। दैट्स व्हाई आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एडजॉर्बेट जो होता है उसमें पाए जाने वाले एडजॉर्बेट की जो पाए जाने वाले जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो किस तरह से प्रभाव डालते हैं एडजॉर्प्शन पे। अगर उनका सरफेस एरिया ज्यादा हुआ या उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम आपसे पूछते हैं कि O2 मॉलिक्यूल है उसका एडजॉर्प्शन अच्छी तरह से होगा या HCl मॉलिक्यूल का एडजॉर्प्शन अच्छी तरह से होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका 32 है और यहाँ पे देखेंगे 36.5 है, तो ऑब्वियसली इसका ज्यादा होगा। फिर अगर हम बात करेंगे आपसे कि भाई बताओ Cl2 का ज्यादा होगा या HCl का ज्यादा होगा, यहाँ पे थोड़ा समझने लायक आपकी चीज नजर आएगी। Cl2 का हम देखें तो Cl2 का मास टोटल मास जो होगा वो 70 होगा और HCl का होगा 36.5, जहां पे भी मेंशन वही है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी चालाकी से अपनी बाकी बात को समझना होगा कि ये मॉलिक्यूल जो है ये तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अगर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो इसके पास डिस्पर्सन फोर्स पाया जाएगा। अगर डिस्पर्सन फोर्स पाया गया तो ठीक, इतनी बात हमने काउंट कर ली, नोट कर ली। HCl मॉलिक्यूल को देखेंगे तो यहाँ पे पोलैरिटी पाई जाएगी, भाई इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, ये पार्शियल नेगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव, तो पोलैरिटी यहाँ दिखेगी, नेट पोलैरिटी पाई जाएगी। तो ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया मेरे भाई। अगर पोलर मॉलिक्यूल हो गया तो अब इसके पास डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा, डाइपोल डाइपोल पाया जाएगा और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन जो होता है वो डिस्पर्सन फोर्स के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर होता है, ये स्ट्रॉन्गर होता है। इसलिए यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि HCl के पास एडजॉर्ब होने की कैपेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि एडजॉर्बेट पे डिपेंड करता है एडजॉर्प्शन। अगर एडजॉर्बेट का साइज ज्यादा हुआ, सरफेस एरिया ज्यादा हुआ तो बट अब ऐसी बात है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा खासा लगेगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा अच्छा हुआ तो इसका एडजॉर्प्शन अच्छी तरह से हो जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट की अगर हम बात करेंगे तो एडजॉर्बेंट में बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे। जैसे हम छोटी सी बात करें तो हाइड्रोजन है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आपको समझ में आता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अगर चिपकाना होता है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए या तो हम निकल लेते हैं और निकल से भी अच्छा जो आपका मेटल होता है वो प्लेटिनम होता है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लेटिनम मेटल पे बहुत अच्छी तरह से चिपकता है। अगर इसी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को आप चाहें कि एल्युमिनियम के ऊपर ये चिपक जाए तो एल्युमिनियम के ऊपर ये चिपकने से रहा, ज्यादा मात्रा में अच्छी मात्रा में एल्युमिनियम पे नहीं चिपकता है। ऑब्वियसली आपको समझ में आया होगा कि प्लेटिनम और एल्युमिनियम जो है यहाँ पे एडजॉर्बेंट की तरह काम करेंगे और H2 मॉलिक्यूल एडजॉर्बेंट की तरह काम करेगा, ये आके इसके ऊपर चिपकेगा। तो इस एडजॉर्बेंट के पास जो अनबैलेंस फोर्स होते हैं वो अनबैलेंस फोर्स किसकी निशानी होते हैं, किसकी कहानी बयां करते हैं? वो पर्टिकुलर उस मेटल की या उस सरफेस मॉलिक्यूल की कहानी बयां करते हैं। उस सरफेस मॉलिक्यूल्स में जैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा उसी के हिसाब से ही एडजॉर्प्शन दुरुस्त होगा, एडजॉर्प्शन को डिसाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहना चाहूं कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट दोनों ही एडजॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं बाय वर्च्यू ऑफ देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि वो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, किस तरह का है, और उसकी नेचर को, उसकी प्रक्रिया को, उसके फिनोमेना को बहुत डीपली समझने के लिए बॉन्डिंग चैप्टर का भी हमको सहारा लेना पड़ता है। तीसरा पार्ट आता है हमारा सरफेस एरिया। तो एडजॉर्प्शन को प्रभावित करने का तीसरा फैक्टर जो होता है वो सरफेस एरिया होता है। बहुत कॉमन तरीके से समझ में आ जाता है कि अगर इस चाक को हम देखें तो इस चाक के पास पर्टिकुलर एक मास है और इस चाक को अगर हम पानी में डिप कर दें, इस तरह से पानी में डिप करें, मैं पानी में डिप करूंगा नहीं, इस तरह से अगर पानी में डिप कर दें तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर इसके सरफेस पे, चाक के सरफेस पे, चाक के चारों तरफ पानी चिपक गया है। ओके, लेकिन अगर इसी को हम क्या कर दें, अगर इसी को ब्रेक कर दें तो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे इसके और सरफेसेस ओपन हो गए। अगर अब हम इसको पानी में डिप करते हैं तो ये ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा, चिपकाएगा या कम करेगा?
ऑब्वियसली ज्यादा, तो सरफेस एरिया बढ़ाने पे एडजॉर्प्शन क्या होता है, बढ़ता है। तो सरफेस एरिया की बात करें तो यहां पे क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया एडजॉर्प्शन 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 क्या होगा, इंक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा। ये बात आपको सरफेस एरिया के तहत समझ में आती है। Now we'll come to the next factor, temperature. How do temperature affect the absorption? Temperature absorption को किस तरह से प्रभावित करता है? तो टेम्परेचर को समझना और समझाना दोनों बहुत आसान है। आपको समझ में आता है तो ठीक, नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा आपको पढ़ना चाहिए। आप मुझे बताएंगे कि एब्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक होता है? एब्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक होता है? एब्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक होता है, मुझे बताएंगे। Adsorption is a exothermic process. आप लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, आपको समझ में आना चाहिए। तो एडजॉर्प्शन जो होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इट्स ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और हमेशा एडजॉर्प्शन के दौरान, चिपकने के दौरान हीट रिलीज होती है। अगर फेविक्विक को चिपकाया होगा तो भी आपके समझ में आता है कि हाँ सर, फेविक्विक जब स्क्रीन के ऊपर चिपक जाता है तो वहां पे क्या होता है, हल्का हल्का गर्म लगता है। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और अगर हम बात करें, ध्यान से हम बात करें, तो यहां पे हम फिर से लिखते हैं और उसी बात को आपको बताते हैं। एडजॉर्प्शन जो होता है वो हमेशा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, on increasing temperature adsorption decreases। adsorption क्या होगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। तो यहां पे ये भी समझ में आ गया कि अगर हम क्या करते हैं जीवन में, कभी भी किसी भी प्रक्रिया के दौरान अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन की मात्रा, एडजॉर्प्शन का अमाउंट हमेशा क्या होएगा, कम होएगा। बात समझ में आ गई? फिर से मैं बता दूं, एडजॉर्प्शन के फैक्टर्स जो होते हैं वो है एडजॉर्प्शन एडजॉर्बेट के नेचर पे डिपेंड करता है। इनफैक्ट उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा पाया जाता है, वो एडजॉर्बेंट पे भी डिपेंड करता है कि एडजॉर्बेंट पे भी कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। इस बात पे एडजॉर्प्शन डिपेंड करेगा। ग्रेटर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटर विल बी एडजॉर्प्शन। Greater will be interparticle force of attraction of the surface particle, greater will be adsorption. Greater will be surface area, greater will be adsorption. On increasing temperature, adsorption decreases as it is exothermic process. And the last one is pressure. How do we study the effect of pressure onto the adsorption? Before studying the pressure factor, we must go for the note. An important note, I must say, एक बात तो मैंने आपको जो बता दी उसी को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब आते हैं तो उसमें आपको कंफ्यूजन सा हो जाता है। पहली बात, एडजॉर्प्शन हमेशा 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 टेम्परेचर के बढ़ाने से घटेगा। एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से एडजॉर्प्शन के दौरान खुद ही हीट निकलती है, तो अगर आप हीट बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट कम होगा। ये क्लियर होना चाहिए, ये डैम क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन और अगर थोड़ी सी मैं आगे की एक बात समझाऊं, आपको समझाने की कोशिश करूं, तो एडजॉर्प्शन जो होता है वो दो तरह का होता है। एडजॉर्प्शन जो होता है वो दो तरह का होता है। मैं नोट की बात कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे जो नोट लिखा है उसको मैं यहाँ पे लिख के आपको समझा रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं। एडजॉर्प्शन दो तरह का होता है। यहाँ पे एक फिजिजॉर्प्शन होता है, फिजिजॉर्प्शन या फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है। और एक होता है केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन होता है। बात को समझने की कोशिश करिएगा। फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में बात करूं मैं, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन को हम बात करें तो इसका जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है और टेम्परेचर का रिलेशन है, ग्राफिकली मैं समझा रहा हूं। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से फिजिकल एब्जॉर्प्शन एब्रप्टली इस तरह से घटता है,
लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन की बात करें तो केमिकल एड्जॉर्प्शन को आपको समझाया गया है, एक बार फिर से सुनिए। इसको हम एक्टिवेटेड एड्जॉर्प्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जब हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पढ़ रहे थे तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में हमने देखा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट के पुराने बॉन्ड को तोड़ने के लिए पहले एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो एनर्जी हम बॉन्ड को तोड़ने के लिए बाहर से देते हैं उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन को होने के लिए हमें पहले एनर्जी देनी पड़ती है ताकि पुराना बॉन्ड टूट जाए। इसलिए केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में जब हम देखेंगे तो ये इसको x बाई एम, मैं आगे चल के भी थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। दिस वन इज कॉल्ड एज एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। एडीएस बस लिख के छोड़ दिया हूं, आप समझिए एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। और एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और टेम्परेचर में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे ग्राफ ऐसा आता है, और किताबों में कुछ ऐसी बात बना हो जाती है कि केमिकल एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने से पहले बढ़ता है और उसके बाद घटना शुरू होता है। होपफुली समझ में आ गया होगा। एड्जॉर्प्शन दो तरह का होता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन। अगर मैं इनवेरिएबली बगैर किसी कंफ्यूजन के बोलूं तो एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसलिए टेम्परेचर के बढ़ने के साथ एड्जॉर्प्शन की मात्रा घटती है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली मैं बोलूं कि एड्जॉर्प्शन दो तरह का होता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में वही इनवेरिएबल बात यहां पे लागू हो जाएगी कि भाई यहां पे टेम्परेचर बढ़ाने पे हर हाल में हर तरीके से एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन की मात्रा घटती है। लेकिन चूंकि केमिकल एड्जॉर्प्शन एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो इसमें कहा जाता है कि नहीं भाई, यहाँ पे पुराना बॉन्ड तोड़ने के लिए थोड़ी ऊर्जा बाहर से देनी पड़ती है, तो यहाँ पे जब हीट दोगे आप तो शुरुआत में वो हीट यूटिलाइज होके रिएक्टेंट के एग्जिस्टिंग बॉन्ड को तोड़ने में मदद करेगा, और जिसकी वजह से कहा जाता है कि भाई देखो केमिकल एड्जॉर्प्शन में शुरुआत में टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ता है और फिर घटता है। तो यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन से क्रिएट हुआ है, लेट मी क्लियर इट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन का प्रभाव टेम्परेचर से कैसे पड़ता है, तो आप कहेंगे भाई टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन घटता है। अगर पूछे कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन का प्रभाव जो है वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है, टेम्परेचर का प्रभाव फिजिकल एड्जॉर्प्शन पे क्या होता है, तो आप बोलेंगे घटता है। आपसे पूछा जाए केमिकल एड्जॉर्प्शन पे टेम्परेचर के बढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप बोलेंगे पहले थोड़ा बढ़ता है उसके बाद घटता है। अगर फिजिकल या केमिकल मेंशन ना हो, टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन मेंशन ना हो, और पूछा जाए कि भाई बताओ एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, तो आप बोलेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन घटता है। अगर ये बात मेंशन होके बोला जाए कि हाँ भाई केमिकल एड्जॉर्प्शन का क्या सीन होता है, फिजिकल का क्या होता है, तब आप बोलेंगे। कंपटीशन सी बात कर रहा हूं मैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई एड्जॉर्प्शन को टेम्परेचर किस तरह से प्रभावित करता है। एंड नाउ वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द एड्जॉर्प्शन। प्रेशर का इफेक्ट हम एड्जॉर्प्शन पे पढ़ेंगे। प्रेशर का इफेक्ट हम एड्जॉर्प्शन पे पढ़ेंगे। तो एक बार हम लोग पहले रिवाइज कर लेते हैं मिटाते। देखो एड्जॉर्प्शन को कितने फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, 5 फैक्टर्स। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, सरफेस एरिया, टेम्परेचर और प्रेशर। भाई देख, अगर मैं एड्जॉर्बेंट बोलूं और तू भूल जाए तो जरा याद रखियो, एड्जॉर्बेंट का मतलब है धूल। क्या होता है, धूल क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल के पास अपना क्या होता है, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और जिसके पास जितना अच्छा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो किसी की सरफेस पे उतनी ही आसानी से, उतनी तेजी से जाके क्या होगा, एड्जॉर्ब होगा। दूसरा फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट की बात करें तो हर एक सरफेस पार्टिकल के पास एक रेसिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। अगर उस अट्रैक्शन को आप पहचान लेंगे, समझ में आ जाएगा कि वो कौन सा अट्रैक्शन है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई दुनिया के हर एक सरफेस के पार्टिकल के पास अलग अलग तरह का अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। जिसके पास अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा उसके पास एड्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी उतनी ही स्ट्रॉन्गर होगी। फिर आपने देखा सरफेस एरिया बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन बढ़ता है, कोई भी बताएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन घटता है भाई, घटता है।
यूनिवर्सली टेम्परेचर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन का एक्सटेंट घटता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में घटता है, केमिकल एड्जॉर्प्शन में थोड़ा एक कहानी की बात है, उसमें पहले थोड़ा सा बढ़ता है और उसके बाद फिर कंटिन्यूअसली घटता ही जाता है। नाउ विल सी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, हाउ डू प्रेशर अफेक्ट द एड्जॉर्प्शन। तो प्रेशर हाउ डू प्रेशर इफेक्ट एड्जॉर्प्शन। इस बात को सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया था फ्रियोनलिच ने। देखो मेरे जबान से जो निकल रहा है और लिखा हुआ है दोनों में डिफरेंस हो सकता है। फ्रियोनलिच एक साइंटिस्ट का नाम है। तो प्रेशर एड्जॉर्प्शन को किस तरह से प्रभावित करता है, दैट वाज स्टडीड बाय एक्सपेरिमेंटली स्टडीड बाय फ्रियोनलिच। फ्रियोनलिच ने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट से क्या किया, एक डाटा उन्होंने ऑब्टेन किया, डेटा ले आए वो, और उस डेटा के बलबूते पे क्या किया, उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया। वो ग्राफ सर बता के दिखाना चाहेंगे? तो बिल्कुल बता के दिखाना चाहेंगे। ग्राफ को देख लो। ग्राफ में एक्स वाई एक्सिस, यहां पे x बाई एम। इस x बाई एम को क्या बोलते हैं, यहां पे मैं बता रहा हूं आपको, समझा रहा हूं, ठीक से देखिए। m इज मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, मास ऑफ adsorbent, mass of adsorbent, and this x is what, mass of adsorbate, so this is totally together, this is called as extent of adsorption, extent of adsorption। सेम मास है, मास ऑफ एड्जॉर्बेंट की बात करूं तो थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में बता भी दूं। अगर मान लो हमारा चॉक है वो 10 ग्राम का है, तो शुरुआत में एक पूरा का पूरा इंटैक्ट अगर चॉक है, ये 10 ग्राम का है, तो 10 ग्राम चॉक को अगर हम पानी में डुबो देंगे तो इसके ऊपर जो पानी के मॉलिक्यूल चिपकेंगे वो मान लो 5 ग्राम आएंगे, तो ये आ गया 0.5, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन 0.5। लेकिन अगर इसको मैं तोड़ दूं, तोड़ने के बाद भी एड्जॉर्बेंट का मास तो क्या होगा, 10 ग्राम ही रहेगा। एड्जॉर्बेंट तो चॉक ही है, मास इसका 10 ग्राम रहेगा, चाहे इसको तोड़ दे चाहे इसको पीस दे। लेकिन अगर तोड़ने के बाद अगर हम पानी में डुबोएंगे तो पानी जो इसके ऊपर चिपकेगा ज्यादा मात्रा में चिपकेगा या कम मात्रा में चिपकेगा, ज्यादा मात्रा में चिपकेगा। लेट मी से 8 हो गया, तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई देखो सरफेस एरिया जो है वो अगर बढ़ाओगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, समझाना चाह रहा है। तो इसका मतलब है सरफेस एरिया की वजह से ही हमने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया है, दैट न्यू टर्म इज व्हाट वी कॉल्ड एज एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। और अगर आपसे कभी पूछ ले भाई क्या होता है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, तो आप बोलोगे मास ऑफ एड्जॉर्बेट पर यूनिट मास ऑफ एड्जॉर्बेट। तो यहाँ पे मास ऑफ एड्जॉर्बेट पर यूनिट मास ऑफ एड्जॉर्बेंट का जब ग्राफ प्लॉट किया गया प्रेशर के थ्रू, तो यहाँ पे पाया गया कि ग्राफ उनको कुछ ऐसा मिला। किनको भाई साहब को, फ्रियोनलिच साहब को ऐसा मिला, इस तरह का ग्राफ मिला। फ्रियोनलिच, फिर से मैं बताऊं, फ्रियोनलिच साहब ने ही प्रेशर का प्रभाव देखा था कि किस तरह से प्रेशर की वजह से एड्जॉर्प्शन प्रभावित होगा। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कुछ डेटा उनको मिला और उस डेटा के बलबूते पर उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया और वो ग्राफ आपके सामने है। उन्होंने ग्राफ जो प्लॉट किया था किसमें प्लॉट किया था, उन्होंने एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में प्लॉट किया था, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में प्लॉट किया था और इस तरह का ग्राफिकल ग्राफ मिला था फ्रियोनलिच साहब को। अब मुझे आपको यहां पे एक बात जरूर बतानी चाहिए कि ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ आपको यहां पे दिखाई पड़ रहा है, यहां पे एड्जॉर्बेट फिक्स है, कौन सा एड्जॉर्बेट है वो फिक्स है, कौन सा एड्जॉर्बेंट है वो फिक्स है, सरफेस एरिया फिक्स है, सरफेस एरिया क्या है, फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है। ये चारों को अगर आप फिक्स करेंगे तभी प्रेशर का प्रभाव आप देख सकेंगे कि किस तरह से प्रेशर के बढ़ाने या घटाने पे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि एड्जॉर्प्शन को कुल 5 फैक्टर्स प्रभावित करते हैं
और किसी एक फैक्टर का प्रभाव आपको देखना है तो बाकी चारों फैक्टर को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट या फिक्स करना पड़ेगा। तो फ्रीऑनलिच साहब ने, बट ऑब्वियस सी बात है, इस ग्राफ को खींचने से पहले किन किन चीजों को कांस्टेंट या फिक्स कर दिया होगा। भाई जिस भी एडजॉर्बेंट के बारे में वो स्टडी कर रहे होंगे वो एडजॉर्बेंट फिक्स ही है, एडजॉर्बेंट फिक्स ही है, सरफेस एरिया फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है। अगर फिक्स टेम्परेचर पे ग्राफ प्लॉट होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसो सेम, और इसको क्या बोलते हैं, थर्म। क्या बोलते हैं इसको, आइसोथर्म। दैट्स व्हाई दिस ग्राफ which has been plotted by Freundlich experimentally is called as Freundlich adsorption isotherm। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब इस फ्रीऑनलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की मैं बात करूं तो मान लो ये जो आपको ग्राफ मिला है वो किसी टेम्परेचर पे मिला होगा, कोई कांस्टेंट टेम्परेचर है, कोई फिक्स टेम्परेचर है, मान लो फिक्स टेम्परेचर T1 है, T1 पे तो ग्राफ मिला है। तो T1 टेम्परेचर पे फ्रीऑनलिच में एक ग्राफ ऐसा मिल गया उनको। उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया घटाया व्हाटएवर, एक और भी ग्राफ उन्होंने खींचा, लेकिन वो T1 पे नहीं खींचा, वो T2 पे खींचा। तो मान लो ये T2 है, दूसरा ग्राफ क्या है, T2 है, पहला ग्राफ जो क्या है T1 है। तो अगर आपने ठीक से समझा है, और मैं एक बात बताऊं, we have got infinite intelligence present inside us। हमारे अंदर भाई देखो बहुत सारे रिलीजन्स होते हैं, हम लोग केवल आत्मा, भगवान और इन सब के बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ और धर्मों में कुछ और भी कहा जाता है। कहीं मैं पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। Somebody used to call God as an infinite intelligence, and that infinite intelligence is present inside us। अगर हम कोई बात को बिल्कुल सीखने पे आमदा हो जाए तो वो बात हम सीख ही लेंगे, कोई हमको रोक नहीं सकता। Even we can feel it। तो अगर चीजों को आप ठीक से समझ रहे होंगे तो यहाँ पे आप इसको फील कर सकते हैं यार, कि अगर सर ने ग्राफ प्लॉट कर दिया तो T1 पे मान लो आइसोथर्म का बहुत डिटेल में जाने की वापस जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे T1 T2 आपको दिखाई पड़ रहा है, तो किसी भाई आइसोथर्म का मतलब फिक्स टेम्परेचर पे हमने ग्राफ प्लॉट किया है, तो फिक्स टेम्परेचर का मतलब T1। अगर मान लो कोई टेम्परेचर था T1 तो उस पे हमें ग्राफ जो मिला वो ये येलो वाला मिला, और किसी और टेम्परेचर पे हमने ग्राफ प्लॉट किया तो बट ऑब्वियस सी बात है वो सेम नहीं मिलेगा, दूसरा मिलेगा, उसको हमने यहाँ पे कह दिया T2। तो अगर आपने सब कुछ ठीक से सीखा है तो अपने इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का यूज करके आप मुझे बताएंगे कि भाई ये T1 T2 में क्या रिलेशन है, T1 बड़ा है T2 से या T2 बड़ा है T1 से। कैन यू प्लीज टेल, यूज इट, यूज योर ब्रेन एंड ट्राई टू टेल मी। देखो मैं बता दूं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, ये देखो यहां पे हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया है, ठीक है, नाउ वी हैव केप्ट द प्रेशर कांस्टेंट। और प्रेशर कांस्टेंट करने के बाद अगर हम यहाँ पे बात करें और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो यहाँ से कम है या ज्यादा है, कम है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है, ज्यादा है। और अभी जब टेम्परेचर का हम इफेक्ट पढ़ रहे थे तो यहाँ पे हमने कहा था टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कम होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा है तो ये टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ये टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि हायर टेम्परेचर की बात करें तो हायर टेम्परेचर, यहाँ पे प्रेशर भी हमने फिक्स कर लिया है, तो हायर टेम्परेचर पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या, हायर टेम्परेचर पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कम होगा, ग्रीन वाला हायर हो गया और येलो वाला क्या हो गया। ऑब्वियसली यार यहां पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा है तो टेम्परेचर क्या होगा, कम। और जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, कम। तो यहां पे हम बात करेंगे, सो यहां पे इस ग्राफ को हमको समझने की जरूरत है क्योंकि यहां पे कर्व आ गया है, और इसको समझने के लिए इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट पार्ट, इसको हम बोलेंगे सेकेंड पार्ट, और इसको मेरे भाई बोलेंगे थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो समव्हाट इट इज ए स्ट्रेट लाइन, कुछ न कुछ क्या है, स्ट्रेट लाइन है।
थर्ड पार्ट को देखेंगे तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, और सेकंड पार्ट को देखेंगे तो इस तरह से ये कर्व दिखाई पड़ रहा है। अब इसी पार्ट को हम समझे तो जरा देखो, फर्स्ट पार्ट को हम समझ रहे हैं, सेकंड पार्ट को समझ रहे हैं, थर्ड पार्ट को समझ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो यहां पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर में जो आपने ग्राफ मिला है वो ग्राफ कैसा है, वो स्ट्रेट लाइन है। यहां पे जो ग्राफ मिला है वो कैसा है, वो सर कुछ इस तरह से कर्व है। बाकी कुछ जिससे काम नहीं है हमारा, जिससे मतलब नहीं है, उसको मैं डॉटर दिखा रहा हूं। और यहां पे सर इस तरह से स्ट्रेट लाइन है बट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। यहां पे प्रेशर है, यहां पे प्रेशर है, समझ में आ रहा है। ये एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन मेरे भाई, ये एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो अगर थोड़ी सी जीरो लेवल की मैथमेटिक्स को ध्यान में रखोगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि सर स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो हमको सिंपल बताता है कि यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, प्रेशर के। मतलब जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे, कोई भी पार्टिकल है, मान लो एक सॉलिड है, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे, गैस के पार्टिकल्स इस सॉलिड के ऊपर आके चिपकना शुरू हो जाएंगे। प्रेशर बढ़ाओगे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाओगे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। यहाँ पे आपके गैसेस पार्टिकल रेंडमली है, और यहाँ पे आप उसको एक कमरे में कैद करके आप प्रेशर अगर बढ़ाएंगे पिस्टन से, तो धीरे धीरे ये पार्टिकल्स इसके आप सरफेस पे आके चिपकने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। लेकिन एक लिमिट के बाद जब इस बॉल का, इस सॉलिड का सारा सरफेस कवर हो गया है, उसके बाद आप कितना भी प्रेशर बढ़ाओ कोई फर्क पड़ेगा क्या? जब कोई सरफेस खाली नहीं रह गया, इसका कोई सरफेस खाली नहीं रह गया, तो कितना भी प्रेशर बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ का इसका मतलब ये है कि हम कितना भी प्रेशर यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, प्रेशर कितना भी बढ़ा रहे हैं, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो रहा है, इट रिमेन कांस्टेंट। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वही हो रहा है जितना जैसे था। लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। लेकिन प्रेशर के बढ़ाने पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन तो प्रभावित ही नहीं हो रहा है। प्रेशर here extent of absorption is constant, not depends on the pressure। तो इसको मैथमेटिकली लिखने के लिए हम क्या कहेंगे मेरे भाई, इसको कहेंगे जीरो। और किसी का भी पावर जब जीरो लिखते हैं तो इस ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है, ओवरऑल वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाती है। मतलब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन यहाँ पे प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा। हायर प्रेशर पे एडजॉर्प्शन प्रभावित नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब है, अब अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ का पावर हम समझ लें कि 1 है, और यहाँ का पावर समझ लें क्या है, 0 है। अब इस कर्व को बाएं वाले थोड़ा फोकस कर सकते हैं। अब इस कर्व को अगर हम देखें तो इस कर्व को हम कैसे रिलेट करेंगे, इस कर्व को रिलेट करने के लिए यहाँ पे x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p कर देंगे। लेकिन अब p के ऊपर पावर क्या लिखेंगे, p के ऊपर पावर क्या होगा, कैन यू इमेजिन, जो कुछ भी होगा पावर दैट विल रेंजेस बिटवीन 0 to 1। वो 0 से और 1 के बीच में ही रेंज करेगा, उसके बीच में ही रेंज करेगा, आगे पीछे नहीं। तो 0 से 1 के बीच का जो आएगा वो नंबर सिस्टम क्या होगा, वो डेसिमल होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम को हम p by q के फॉर्म, चलो ठीक है इसको छोड़ो। अच्छा, तो अगर वो डेसिमल होगा तो डेसिमल का मतलब क्या हुआ, 0.1। 0.1 का मतलब क्या हुआ भाई, 1/10। मतलब उसको इस तरह से p by q के फॉर्म में लिख सकते हो। और अगर p by q के फॉर्म में लिखोगे तो यहां पे 1 आना जरूरी है। तो इस 1 आना ठीक है, मैं बोल दिया। तो अब यहां पे हमने क्या किया कि अगर इस p का पावर 0 से लेके 1 के बीच में करना है, तो यहां पे मैथमेटिक्स का रूल कहता है कि यहां पे जो पावर लगाओगे वो 1/n होगा। और इस तरह से यहां पे भी इसका एक इक्वेशन बन गया, x by m is directly proportional to 1/n। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, मैं इसको ठीक से लिख दे रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, 1/n। इसका मतलब है इस फ्रीऑनलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से हमें 3 ग्राफ मिले, और बात समझ में आया कि जब प्रेशर कम होगा तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन जब मीडियोकर रेंज का प्रेशर होगा तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर से कैसे प्रभावित होगा, उसके लिए हमने एक ग्राफ ऑब्टेन कर लिया।
और उस ग्राफ को हम देख लेते हैं एक बार फिर से। तो ये जो हमने ऑब्टेन किया वो यहां पे ऑब्टेन किया, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n। अब आप समझिए कि ये 1/n की वैल्यू जो है वो कहां से किसके किसके बीच में रेंज करेगी। इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 से, या हम यूं कहें 0 से लेके किसके बीच में रेंज करेगी, 1 के बीच में रेंज करेगी। अब इसको आप चाहो तो 1 कर लो, इसको आप चाहो तो 0 कर लो, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n। सो अब इसको फ्रीऑनलिस्ट ने फाइनल इक्वेशन मान लिया एडजॉर्प्शन का। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो x/m इक्वल टू k आ जाएगा और p की पावर 1/n। दिस इज सिंपली व्हाट वी कॉल्ड एज फ्रीऑनलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन, और वो इस ग्राफ का इक्वेशन आपको ये मिल गया। कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था कि वी फोकस मोर ऑन टू द स्ट्रेट लाइन, नॉट ऑन टू दिस ग्राफिक। सो उसे करना है तो अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय द लॉग। और अगर दाएं और बाएं साइड दोनों तरफ अगर हम लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी इक्वेशन आ जाएगा log बेस 10x/m। सिंपली लॉग से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको जब हम log से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा log बेस 10k प्लस 1/n log बेस 10p। This is the popular equation which is regularly being asked in the examination. You have to learn it, you have to understand it. अब जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है, पूछा जाता है कि प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन log बेस 10x/m and log बेस 10 प्रेशर p। तो अगर हम इसको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, मैथ वाले बायो वाले भी समझदार हो गए हैं, तो ये आ गया आपका ये y इक्वल टू ये c है, y इंटरसेप्ट, ये स्लोप है, दिस वन इज स्लोप, दिस वन इज y इंटरसेप्ट, दिस वन इज द y एक्सिस, दिस वन इज व्हाट x। तो यहां पे y इंटरसेप्ट क्या दिखाई पड़ रहा है, पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है, तो यहां पे हमने पॉजिटिव कर दिया। ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी आपका log बेस 10k, स्लोप 1/n है और ये वैल्यू आपको पॉजिटिव दिखाई पड़ रही है, तो वी हैव टू गो लाइक दिस। तो यहां पे स्लोप की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, स्लोप की वैल्यू होगी 1/n। सो वी हैव अंडरस्टूड द फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। इस फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन की मैं बात करूं तो मैंने आपको समझाया कि एडजॉर्प्शन को प्रभावित करने वाले 5 फैक्टर्स होते हैं। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसा होगा उसी के हिसाब से वो चिपकेगा। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट की सरफेस मॉलिक्यूल के पास जिस तरह का पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको समझ जाएंगे तो उसके एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन आपको समझ में आने लगेगा। थर्ड वन इज सरफेस एरिया बढ़ाने से एडजॉर्प्शन बढ़ता है। फोर्थ वन इज टेम्परेचर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन घटता है। सिर्फ केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में बहुत ही थोड़ी देर के लिए बढ़ता है क्योंकि वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। प्रेशर का प्रभाव देखने के लिए हमने क्या किया, हमने फ्रीऑनलिच का सहारा लिया और उसकी बदौलत हमको फ्रीऑनलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म मिला, जो कि आपको मैंने एक्सप्लेन किया। द फाइनल इक्वेशन ऑफ फ्रीऑनलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज दिस एंड द इक्वेशन इज दिस। तो जब भी फ्रीऑनलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का इक्वेशन आपसे पूछा जाए तो आप इन दोनों को एक साथ मेंशन करिएगा अगर बोर्ड में लिख रहे हैं तो, अदरवाइज कंपटीशन के लिए आपको सब समझ में आता है। थैंक यू वेरी मच। दिस इज प्रवीण साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन। थैंक यू।